हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुचरिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये हम कंप्लीट कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पोल साइंस एंड पीजीटीज, अलग अलग एग्जाम्स। कोई भी पीजीटी हो, DSSB हो, और रेलवे हो, KBS, NBS, EMR, एक्सेट्रा, जो भी उसके पीजीटी के पर्सपेक्टिव से, एंड जिसमें भी इंडिया जीके का पॉलिटी वाला पार्ट आता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन कर रहे हैं, मतलब एक एक लाइन को रीड करके। तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम डीपली मतलब समझेंगे, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको थोरोली रीड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो वेल एंड गुड है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, हर एक चीज़ इसमें कवर हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। परिचय में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा 2.5 घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? भाई घोड़ा काला है सफ़ेद, जो भी घोड़ा क्या करता है, 2.5 चलता है। 1 2 2.5 ऐसे, 1 2 2.5, 1 2 2.5, मतलब 3 ही होते हैं एक तरह के, है ना। या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर ना हो तो क्या होगा? बस फैल जाएगी। प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। भाई ऑब्वियसली रूल्स होते हैं, अगर हम रूलों को ही चेंज कर देंगे तो खेल का जो रिजल्ट है वही चेंज हो जाएगा। हम चौके को छक्का मारने लगे, छक्के को जीरो मारने लगे, आउट मारने लगे, डायरेक्टली बाउंड्री बाहर मारा। गली क्रिकेट में होता है ना, कम फील्डर हो तो क्या होता है कि ये लाइन की थी कि भाई इसके पास डायरेक्ट गया बिना टप्पा खाए तो क्या हो गया, आउट है। आप तो कहाँ ये छक्का होता है, कहाँ ये आउट है, जबकि पास में और होती है ये लाइन। तो खेल के नियम चेंज हो गए तो परिणाम भी चेंज होगा। कहाँ उसको छक्का मारने थे, कहाँ उसको आउट मान लिया, रिजल्ट ही चेंज हो गया। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए। ऑब्वियसली निष्पक्ष अंपायर का होना जरूरी है। अगर वो पक्षपात करेगा तो जाहिर सी बात है एक के साथ जो है वो ज्यादती होगी, रिजल्ट जो है वो निष्पक्ष नहीं आएगा। उसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। भाई सारे प्लेयर को उसके निर्णय स्वीकार करने होंगे। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जैसे हम खेल स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें नियमों के बारे में पता होनी चाहिए, हमें नियम जो है वो मान्य होने चाहिए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम मान रहे हैं इस नियमों को। और अंपायर कि ये अंपायर है, बोले हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जो खेल के बारे में सत्य है वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। जैसे अगर चुनाव के लिए बात करें तो क्या होता है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, तो ये तो नेशनल वाला हो गया। एक होता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। अगर आप में से किसी को लगता हो कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में है तो आप गलत हैं। ये अलग से स्वायत्त बॉडी है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। पंचायती राज वगैरह इनके चुनाव वगैरह ये करवाती है। क्लियर है? चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनावों को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए। भाई किससे कराओगे? जैसे फिलहाल तो ईवीएम चल रहा है। चूंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही
लिए जाने चाहिए। यानी चुनावी राजनीति खेल जो प्रचार प्रचार चलते हैं, आचार संहिता वगैरह लग जाती, तो उस टाइम तक ये हो जानी चाहिए। इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऑब्वियसली सरकार क्या करेगी फिर कि भाई मेरी सरकार है अभी, तो मैं चाहूँगा ना दोबारा से मेरी सरकार आए, तो मैं तो अपने हित में ही सारे डिसीजन लूँगा। मैं इलेक्शन कमीशन अपना कर लूँगा जिससे कि वो धांधली करवाए मेरे लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन, मतलब एक जनरल वे में। तो अगर मेरे ऊपर छोड़ देंगे या सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? मैं तो धांधली करवाऊँ क्योंकि मुझे द्वारा सत्ता में आना है। अतः चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है कि चुनाव के बारे में कौन कौन से मूलभूत निर्णय होने हैं, वो पहले ही संविधान में लिख दिया जाता है कि इस किस तरीके से होगा। इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से चुना जाएगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से चुना जाएगा, चुनाव जो है वो किस तरीके से होगा, कौन सी प्रणाली के आधार पर काउंटिंग होगी, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल मत संक्रमण प्रणाली से होता है, तो वो सबसे अलग वो लिखा हुआ है संविधान में। क्लियर? इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। यानी हम ऐसे कोई मनमर्जी से नहीं, संविधान में क्या प्रावधान दे रखे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनावी पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। क्लियर है? इस संबंध में संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे। भाई संविधान के प्रावधान में जो संशोधन के सुझाव हैं वो भी हम देखेंगे इस बारे में। अगर इस अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा? चुनाव की विभिन्न पद्धतियां विधियां, अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं, ये 2 पॉइंट। तीसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। चौथा हो गया चुनाव सुधार पर होने वाली बहस। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चुनाव और लोकतंत्र। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया? चुनाव और लोकतंत्र। आइए हम अपने से ही चुनाव और प्रजातंत्र के बारे में 2 प्रश्न पूछकर अध्याय की शुरुआत करें। तो पहला प्रश्न क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? बिना लोकतंत्र के चुनाव का क्या मतलब भाई? पिछली अध्यायों में, कक्षाओं में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके उदाहरणों का प्रयोग करते हुए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, चुनाव हमें क्यों करवाना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। भाई हमारी कितनी 150 करोड़ की आबादी है, कोई भी डिसीजन लेना है तो सभी 150 करोड़ लोगों का एक मत, 150 करोड़ लोगों का एक मत होना या सभी से मत लेना संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इनकी प्रतिनिधि चुनेंगे अलग अलग। लोकसभा 543 हो गए सर, है ना। राजस्थान में अगर बात की जाए विधानसभा के सदस्यों की तो 200 हो गई। तो इतनी सारी आबादी में से कितने 200 विधानसभा सदस्य चुनकर गए। अब इनसे राय ली जाएगी, बताओ भाई क्या करना है। ये वोट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, किसी बिल के समर्थन में हाथ उठाएंगे या फिर हाथ नीचे करेंगे। क्लियर? अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, ऑब्वियसली प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? भाई जाहिर सी बात है, राजस्थान की मुझे देखो आबादी तो नहीं पता कितनी है, ऐसा फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 100 करोड़, नहीं है, गलत बात है। ओ जैसे मैं मान लेता हूँ 25 करोड़, है ना, 25 करोड़ है आबादी राजस्थान की। अब 25 करोड़ में से कितने 200 प्रतिनिधि चुन के गए। अब ये 200 प्रतिनिधि जो हैं
लोकसभा में 25 हो गए। अब ये 200 प्रतिनिधि यहां, 25 प्रतिनिधि यहां, ये डिसाइड करेंगे। ये किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? इन 25 करोड़ लोगों के बेसिस पर, क्योंकि इन्होंने इनको चुन के भेजा है, इन्होंने इनको चुन के भेजा है, यानी इनकी ही आवाज है ये। अभी मिसयूज करते हैं वो अलग बात है। हम जब भी भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचते हैं तो सहज ही हमारा ध्यान पिछले चुनावों पर चला जाता है। ऑब्वियसली आज चुनावी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जाने पहचाने प्रतीक हो गए हैं। भाई आज की जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है वो एक प्रतीक है। हम प्राय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। भाई डायरेक्टली का क्या मतलब है? डायरेक्ट भाग ले रहे हैं, सीधे भाग ले रहे हैं, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, किसी भी एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधी भूमिका। प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि लोग कम होते थे ना। अब गांव की आबादी है 1000, कोई भी फैसला उनके लिए बनाना है तो आराम से 1000 लोगों की भागीदारी उसमें हो सकती है। अब आबादी 25 करोड़ होगी, अब कैसे भागीदारी करेंगे? पूरे देश की आबादी 150 करोड़ हो गई, क्या लेकर आओ यार, 150 करोड़ हो गई, तो सभी की भागीदारी पॉसिबल नहीं है। तो प्रत्यक्ष किस प्रकार का होता था, कहाँ होता था? प्राचीन यूनान नगर जो थे उनमें। तो प्राचीन यूनान नगर में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था। अनेक लोगों की स्थानीय सरकारें, खास तौर से ग्राम सभाएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के निकटतम उदाहरण है। ऑब्वियसली भाई ग्राम सभा वगैरह जो हो गई, पंचायत हो गई, जिसमें बोला ना 1000 लोग हैं, तो वो आराम से भागीदारी निभा सकते हैं उसमें। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जितना छोटा होगा समूह या संस्था, उतना ही जो है प्रत्यक्ष भागीदारी होगी, और जितना बड़ा होगा उसमें उतना ही अप्रत्यक्ष भागीदारी होगी। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में हम भागीदारी नहीं ले सकते, उसके एमएलए एमपीज भागीदारी लेंगे, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। हम एमएलए एमपीज को डायरेक्टली चुन रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। ऑब्वियसली नहीं ला सकते, हम बहुत सारे लोग हो गए। इसलिए जनता के शासन का अर्थ सामान्यतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है। जनता के शासन का मतलब क्या हो गया? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से। आगे देखते हैं। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो देश के शासन और प्रशासन को चलाने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी नागरिक क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, वो प्रतिनिधि शासन और प्रशासन चलाने में डायरेक्टली भाग लेते हैं, एक्टिव रूप से। आप जानते होंगे एमएलए एमपीज किस तरीके से डायरेक्टली भाग लेते हैं। इन प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। ये जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? या तो चुनाव कहेंगे, निर्वाचन कहेंगे, एक ही बात है दोनों। अतः महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका है। यानी कि अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या प्रशासन चलाना है तो उसमें नागरिकों की सीमित भूमिका है। वे नीतियों के निर्माण में बहुत सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। कोई भी नीति वगैरह बनेगी तो नागरिक जो है वो सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं होते। नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। यानी कि 150 करोड़ में से टोटल कितना है? 150 करोड़ हो गया। जैसे मेरे क्षेत्र की आबादी है 5 लाख, 5 लाख में से हमने भेजा एक एमएलए, तो उन 5 लाखों का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? एक एमएलए। अब उस एक एमएलए की जिम्मेदारी है कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं उन पर खरा उतरे। हमने उसे किस लिए जिताया? वो खरा उतरे, वरना 5 साल बाद क्विट। हाँ मत जाना था। जिस व्याख्या में सभी प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाएं, उसमें प्रतिनिधियों के निर्वाचन का तरीका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भाई
निर्वाचन का तरीका तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 5 लाख लोग एक एमएलए को चुन के भेज रहे हैं, 5 से 10 लाख। समझे बात? 5 से 10 लाख जो है एक एमएलए को निर्वाचित करके भेज रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी प्रोसेस होनी चाहिए ना कि 5 से 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन ये कर रहा है। दूसरा प्रश्न क्या है, हमें इस बात की ध्यान दिलाता है कि सभी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं होते। क्या याद दिलाता है? कि जितने भी चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक नहीं होते, बट होने चाहिए। बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, क्योंकि उनका होना ना होना एक ही बात है। वास्तव में गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। मतलब साबित ऐसे करेंगे कि हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन होते नहीं है। होता है ना कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाइना की बात करूं, एक ही पार्टी, चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब किस तरीके का लोकतंत्र का है? इसके लिए वे चुनावों को ऐसे ढंग से कराते हैं कि उनके शासन को कोई खतरा ना हो। चुनाव किस तरीके से कराया जा रहा है कि उनका शासन जो उसको खतरा ना हो, कि सरकार हमारी आए, इस तरीके का चुनाव होना चाहिए। क्या आप ऐसे कुछ गैर लोकतांत्रिक चुनावों को उदाहरण दे सकते हैं? बहुत सारे हैं। आपकी राय में कौन सी बात एक लोकतांत्रिक चुनाव को एक गैर लोकतांत्रिक चुनाव से अलग करती है? भाई लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो कैंडिडेट चाहे वो खड़ा हो सकता है, जिसकी भी चाहे सरकार बन सकती है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, सरकार का उसमें इंटरफियर ना हो। अब तुम दूसरे किसी को खड़े ही नहीं होने दे रहे। किसी की जो सदस्यता है उसको, सदस्य के सेंस मतलब कोई चुनाव में खड़ा हुआ, उसको एंड टाइम पर उसको रद्द कर दिया। तो ये जो है वो गैर लोकतांत्रिक को लोकतांत्रिक से अलग करता है। जैसे कि देखो, अगर हमारे देश की बात करें तो इस मामले में मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे में गैर लोकतांत्रिक है, या फिर ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। इमरजेंसी वगैरह के टाइम पे हाँ थोड़ी की गई थी कोशिश, या जो भी XYZ है ना। अभी की मैं बात करूँ तो इंदौर से एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ था, प्रतिनिधि खड़ा हुआ था इंदौर से। आई थिंक वो फौजी थे, ये बनारस से थे, बनारस से थे शायद, आई थिंक, जो अपने प्राइम मिनिस्टर उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। उसकी सदस्यता को, सदस्य इन द सेंस उसके जो चुनाव जो का मेंबर था उसको एंड टाइम पे उसको वो किया गया था। इंदौर से भी किया गया था इस बात को, कहीं से तो था, कुछ था ऐसा, इंदौर या बनारस से, इंदौर से था आई थिंक वो फौजी जो था। और PM के अगेंस्ट भी कोई था जिसकी एक की सदस्यता जो है वो रद्द की गई थी, फौजी था, जो भी मुझे उतना ध्यान नहीं है। अब इसके बारे में देख सकते हैं जो भी है ना। तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी की सदस्यता को रद्द कर रहे हो, सदस्य के सेंस तुम उसको चुनाव के लिए खड़ा नहीं होने दे रहे, चुनाव के लिए खड़ा हुआ उसको तुमने एंड टाइम में बिठा दिया कि मेंबर जो है एलिजिबल नहीं है, रीजन कोई भी दिया हो निर्वाचन आयोग ने। तो हम जो है अगर चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं है तो हम इसको मतलब लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं गिन सकते ना उस सीट को पर्टिकुलरली। उस पर्टिकुलर सीट को हम लोकतंत्र जैसी श्रेणी में नहीं गिन सकते, क्योंकि हम सामने वाले को मौका ही नहीं दिया। जो दावेदार वो था, कैंडिडेट था उसको, हाँ कैंडिडेट कह सकते हो, जो दावेदार कैंडिडेट था उसको हमने वो ही नहीं दिया मौका। किसी देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? भाई निर्वाचन आयोग की बहुत अहम भूमिका होती है इसमें, कि वो एक एक पहलू पर ध्यान रखें। पक्षपात करना निर्वाचन आयोग के लिए शोभा नहीं देता है। क्लियर? इस बिंदु पर संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। यानी एक जो लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है चुनावों के लिए क्या कुछ मूलभूत नियम बनाता है, और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका पर छोड़ देता है। यानी मूलभूत नियम कौन बनाएगा? देश का संविधान। और बाकी के कौन? विधायिका पर छोड़ देगा। विधायिका यानी संसद। ये मूलभूत नियम सामान्यतः हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? कि कौन मत देने के लिए योग्य है,
वयस्क मताधिकार का हो गया। कौन चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, ये बताता है। कौन चुनाव की देखरेख करेगा, ये भी बताएगा। मतदाता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, ये भी बताएगा। मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इन सब के बारे में हमें ये बताता है। अन्य लोकतांत्रिक संविधानों की भांति भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सके। अंतिम 2 प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है। इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की इन 2 पहलुओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देने का खुद करे खुद सीखे में भारत तथा किसी अन्य देश के चुनावों के संबंध में अखबारों की खबरों को काटे, उन कथनों को निम्न वर्गों में बांटे। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, मतदाताओं की योग्यता, चुनाव आयोग की भूमिका एक्सेट्रा, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अगले लेक्चर हम करेंगे भारत में चुनाव व्यवस्था और उससे आगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।